नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिको टॉक्स में। आज हम जिन शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है अपनी फील्ड में। ही इज़ बेसिकली डॉक्टर वात्स्यायन। ही इज़ द लीडिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। बेसिकली आयुर्वेदाचार्य हैं और ये आयुर्वेदिक की एक परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा। 2010 ऑनवर्ड्स ये उसको फॉलो कर रहे हैं। ये जो परंपरा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू हुई थी। आज हम डॉक्टर साहब से काफ़ी विषयों में बात करेंगे जो आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल डिसीजेज से रिलेटेड है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आपके मन में क्वेरीज हैं, जो आपने हमें क्वेश्चंस भेजे कि डॉक्टर साहब से आयुर्वेदिक से रिलेटेड हम इस बारे में बात करें। तो आज हम सर आपका स्वागत करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम। डॉक्टर साहब इज़ वेरी बिजी पर्सन। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने कुछ क्वेश्चंस दिखाए उनको, हमारे व्यूअर्स के, तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने हमें कुछ टाइम दिया। सो वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू दिस चैनल। सर, मैं भी अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। सर अभी जैसे अब आप थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे आज की डेट में, आज के सिनेरियो में जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हो रही हैं उसमें आयुर्वेद का कितना बड़ा रोल है सर, कि हम उसको किस तरह से आयुर्वेद के थ्रू हम दूर कर सकते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आयुर्वेद को कंसीव किया गया था ऋषियों ने, तो इसकी दो तरह के उन्होंने इसके लिए मोटिव रखे थे, जिसे बोलते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च। संस्कृत में ये श्लोक आता है कि हमने जो पेशेंट है उसको तो उसकी डिजीज़ को तो ठीक करना ही है, लेकिन जो पेशेंट नहीं है, जो हेल्दी आदमी है, उसके स्वास्थ्य को मेंटेन भी करना है। तो उस वक्त ऋषियों की यही सोच थी कि हमारा लाइफस्टाइल एक प्रिवेंटिव, जो उसमें हम ज़्यादा जोर दें कि बीमारी हो ही ना। हम जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, ज़िंदगी के चार मेन जो कार्य हैं, पुरुषार्थ हैं, उनको तभी हम पूर्ण कर सकते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा, कोई और आनंद, कोई हर चीज़ छोटी पड़ जाती है। तो ऋषियों की ये सोच थी। तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो मैं आपने बात की है उसका मैं ऐसे संदर्भ लेता हूँ। देखिए कि आजकल के युग में मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट तो एलोपैथी है, स्ट्रीम जो लोग लेते हैं, इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। हम चाहे किसी ज़माने में मेन स्ट्रीम थे, लेकिन अब हम अल्टरनेटिव सिस्टम हो गए हैं। तो उसमें लोग ये देखते हैं, देखो इन्फेक्शंस हैं, इम्यूनाइजेशन है और बाकी चीज़ें हैं, सर्जरी है। इसमें एलोपैथी सिस्टम ने बहुत ज़्यादा एडवांस रही है, बहुत तरक्की की है और हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, रोज़ नई टेक्निक्स आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़, कुछ ऐसा एक ऐसा सफ़ीर भी है जहाँ जो मॉडर्न सिस्टम है वहाँ जाकर रुक जाता है वो। दे आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज़। आज जब हम क्लिनिक पे सुबह बैठते हैं तो देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा पेशेंट डायबिटिक आ रहा है, पेशेंट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेके आ रहे हैं, पेशेंट ओबेसिटी लेके आ रहे हैं, तो लिवर डिसऑर्डर, फैटी लिवर बड़ी बहुत भारी समस्या है, उसको लेके आ रहे हैं। लोगों को नींद ना आना है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जो है ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो उसमें एज एन आयुर्वेदिस्ट वी हैव वेरी गुड आंसर, रेदर वेरी गुड प्ले ग्राउंड टू परफॉर्म। तो उस वक्त जो ऋषियों ने, जो उस वक्त उनकी सोच थी, उनका जो ज्ञान था, उसको हम आज के युग में जब ढालते हैं, पेशेंट को उसे हम जब डिलीवर करते हैं, तो रियली इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू देम और बहुत लोग ठीक होते हैं। लोगों का विश्वास ये बनता है कि हाँ, लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए आयुर्वेदा इज़ बेस्ट। राइट सर, लेटली हम ये देख रहे हैं कि लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। खासकर पोस्ट कोविड जो सिनेरियो देखते हैं, नॉट इवन इन इंडिया, इवन इंटरनेशनली आल्सो। सो आप उस सिनेरियो को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? इसको मैं दो हिस्सों में फिर मैं इसको कहना चाहूँगा कि जब मैं अपनी प्रैक्टिस में आया सन 1976 में, 1976 में, भगवान ने चाहा तो 3 साल बाद मुझे 50 साल आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते हुए हो जाएंगे। ग्रेट। वो दौर एक अलग दौर था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंटल दौर से निकलने के बाद ठीक हो जाती हैं। उस वक्त एलोपैथी का प्रभाव ऐसा था कि आयुर्वेद को एक अनसाइंटिफिक, क्रूड, ऐसी कई चीज़ें कहकर छोड़ दिया जाता था।
तो लोग भी हमारी बात ज़्यादा सुनते नहीं थे। जब हम बताते थे कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो लोगों के चेहरे को भाव मैं पढ़ लेता था कि शायद इनको ज़्यादा खुशी नहीं हुई इस बात को सुनकर। लेकिन जब ग्रेजुअली टाइम बदला, मैं भी उम्र में सीनियर हो गया और अपनी प्रैक्टिस और कई चीज़ों में ज़िंदगी में सीखा भी, बहुत कुछ सीखा। और पिछले जो 8-9 साल का जो समय गया है, इसमें आयुर्वेद का टोटल रूपांतरण हो चुका है। लोगों के मन में जो उसकी धारणाएं थी वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब लोग ये मानते हैं कि हाँ, दिस इज ऑल्सो ए सिस्टम, ए नेचुरल सिस्टम, ए सेफ सिस्टम, जो हमको प्रिवेंटिव और जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, दोनों चीज़ें कर सकता है। आप देश में देखिए, हमारी जो फार्मेसीज हैं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ बन रही हैं, अच्छी अच्छी रिसर्च हो रही है। और मैंने तो कभी अपने यंग एज में सोचा भी नहीं था कि देश में ऑल इंडिया आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खुलेगा, कभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा होगा हमारा। हम उस लेवल पे कम्पीट करेंगे जहां मेरे एलोपैथी कुलीग बैठते हैं। मैंने कभी इस बारे सोचा नहीं था, ऐसा कभी ख्याल ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का एक साइकिल, लाइफ साइकिल पूरा हुआ है। मैंने बिल्कुल एक इस चक्र को, पूरा काल चक्र को पूरा घूमते देखा है। आज ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी अब सारी दुनिया हमारी बात सुनने को राजी है। हमारे कंसेप्ट जो हैं आयुर्वेद के, जो आयुर्वेद जिसे हम फिलॉसफी कहते थे, वो साइंटिफिक पैरामीटर्स के ऊपर उनको ढाला जा रहा है, जांचा जा रहा है उनको। तो ये मैं चेंज पाता हूँ कि आज सारी दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार है, पहले घर में भी नहीं सुनते थे। एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर साहब, जैसे अब आपने बताया इंटरनेशनली काफ़ी इसको रिनाउंड लोग भी और दूसरे कंट्रीज़ भी इसको काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट को। डॉक्टर साहब, इंडिया में जो क्रॉनिक डिसीजेज हैं, चाहे वो लीवर से रिलेटेड है, चाहे वो किडनी से रिलेटेड है, अभी भी क्या लोगों का धारणा चेंज हो रही है फ्रॉम एलोपैथी? एलोपैथी का अपना रोल है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रोल है। तो क्या उस तरह की क्रॉनिक डिसीजेज में आयुर्वेदिक का इतना रोल है कि हम उसको पूरी तरह से क्योर कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो हमारी जो मेन बुक है चरक संहिता, उसमें उन्होंने अष्टमहागध के नाम से जो 8 जो बेसिक जो डिजीज में उनको बांटा था। तो जैसे अर्श रोग थे, वहाँ सारे एनोरेक्टल डिजीज ले गए, वो उधर रोग में बाकी सारी पेट की डिजीज ले गए। ऐसे उन्माद पसवार में साइकेट्री को उन्होंने डील कर लिया और बाकी न्यूरोलॉजी को डील कर लिया। तो उस वक्त कॉन्सेप्ट था कि हर वक्त हर डिजीज को अपने कैसे ट्रीट करना। और उन ऋषियों ने ये भी कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बीमारी का नाम ही रखना हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बीमारियां हजारों की गिनती में हो सकती है। जो बीमारी आज नहीं है कल को फिर आ सकती है। तो बीमारी तो आप कोविड का किसी ने सुना नहीं था, और ऐसी कई बीमारियां पिछले दिनों में नई नई आई हैं जो कहीं पे मेंशन नहीं थी। तो उस कंडीशन में ऋषियों ने आदेश दिया था कि आपने वात पित्त कफ की थ्योरी से अपने उसके दोषों का निर्धारण करके सिम्टम्स को देखकर आपने उसका ट्रीटमेंट देना है। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज की आप बात पूछ रहे हैं, ये एक अपने आप में एक बड़ी गहन एक विषय है कि आयुर्वेद मानता है कि 3 चीजें हमारी बहुत कंट्रोल होनी चाहिए। आहार, हमारा फूड, फूड के लिए हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, वेयर टू ईट, हाउ मच इज टू मच। दो फूड हैं अपने आपस में उलट हैं, जैसे हम दही के साथ दूध नहीं लेते, मीट के साथ भी दूध नहीं लेते। ऐसे कई चीज़ें जो इनकम्पेटिबल हैं। जो चीज़ सुबह खाते हैं जरूरी नहीं शाम को हो। फिर देश के हिसाब से जो चीज़ कलकत्ते आपको सूट करती है शायद आपको शिमला में सूट ना करे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को उस वक्त उन्होंने जो, और हमारी रोटी की जो थाली है वो एक जो हित हुक मित हुक जो आपको सूट करता है वो खाएं, जरूरत से कम खाएं, ऋतु के मुताबिक खाएं। तो ये आहार का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। तो आजकल जो दुनिया में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है खाना फूड जो है कम खाने से नहीं है, ज्यादा खाने से प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। आज हमारे पास वी आर लिविंग इन लैंड ऑफ प्लेंटी नाउ। हम पंजाब में बैठे हैं, हमारे देश में भी अब पहले बचपन में हम देखा करते थे, हमको ऐसे लोग दिख जाते थे जिनको बच्चों को रिकेट्स हुआ होता था। अब कहीं देखा नहीं होगा हमने कभी ऐसा बच्चा। कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी लेडीज में अब बहुत कम है ऐसी। सब लोगों की डाइट उस बारे में ठीक है, लेकिन साथ यहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी है। अब जो गलत खान पान से चीजें हैं वो पैदा ना हो, हमारी डाइट ऐसी रहे, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, यूरिक एसिड का हाई होना, डायबिटीज, मधुमेह हो जाना, ये सब चीजें हमारी रोटी की थाली पे डिपेंड करती है।
राइट। और दूसरा उसके बाद आता है हमारा जो उसे आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, निद्रा का जो शब्द है यहाँ पर, वो शब्द बेसिकली इस चीज़ को डील करता है कि आपका सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक आपकी दिनचर्या क्या है, व्हाट इज योर लाइफस्टाइल प्रॉपरली, एट व्हाट टाइम यू गेट अप, आप एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो, नहीं करते, या सारा दिन आर्म चेयर बैठे रहते हो, तो उसमें आपकी लाइफस्टाइल कैसी है आपकी। तो दोपहर को कब सोना है, किस मौसम में दोपहर को नहीं सोना, रात को लेट नाइट नहीं जागना, सुबह अर्ली उठना आपने, ये सब चीज़ें उसके साथ डील करती थी। और तीसरा था उसमें ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ कोई सन्यासियों वाला ब्रह्मचर्य नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक सेक्सुअल डिसिप्लिन के साथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा दौर भी गुजरा है जब दीवारों पे आपको सेक्स रिलेटेड आयुर्वेद की बातें लिखी मिल जाती थी, उसका गलत फायदा उठाया गया और हमारे एक ग्रेट सिस्टम को एक उसकी गलत रिफ्लेक्शन की गई। तो अब लोगों को इन चीज़ों का समझ आने लग गया। वी टॉक अबाउट ए डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस, डिसिप्लिन चिंतन जिसे मैं कहूँगा, ये सब चीज़ें उसके साथ रिलेटेड हैं। तो दैट इज एक वाइडर कंसेप्ट में आयुर्वेद अपनी फिलॉसफी के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान इतना देता है कि हम जीवन यापन एक स्वस्थ लाइफ से एक संपूर्ण एक स्वस्थ लाइफ, जिसे हम वेलनेस की तरफ जैसे हम कहते हैं, जिसमें आत्मा शरीर मन सब चीज़ों का संयोग हो जाता है, उसकी तरफ हम लीड कर सकें। डॉक्टर साहब, अभी आपने डायबिटीज़ का नाम लिया और बहुत ही रैम्पेट है, खासकर पंजाब और नॉर्थन इंडिया में बेसिकली। तो क्या आयुर्वेदिक में कुछ इस तरह की मेडिसिन्स हैं जिससे हम लोग उसको कुछ कंट्रोल कर सकें या क्योर कर सकें या मेंटेन कर सकें? देखो, मधुमेह आज से हजारों साल पहले रेदर आयुर्वेद फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसने डायबिटीज की बात की है। ठीक है जी। तो उसके भी उन्होंने जैसे टाइप 8 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये इसका वर्णन भी उसी वक्त किया था उन्होंने। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाज देयर, राइट। उसमें भी वो यही कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो। आजकल बेसिक जो डायबिटीज के जो रीजंस हैं, उसमें भी हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल, सबसे पहला स्ट्रेस फैक्टर जो है, राइट, वो सबसे पहले उसमें भी श्लोकों में यही आता है कि जो चिंता, आपके शोक, जो ऐसे कारण हैं, इनसे निवारण पाओ या इनको आप कंट्रोल में रखो। तो डायबिटीज इस युग की एक एपिडेमिक के तौर पर फैल रही है, राइट। तो वही हम लोगों को अपना कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखो। और अर्ली डायबिटीज वाला जो पेशेंट आता है, पहले एक ज़माने की बात थी जब हम 60-70 साल की उम्र के लोग को डायबिटीज देखते थे, 50 साल में किसी को हो गई। अब अनफॉर्चुनेटली 30-30 साल के बच्चे हमारे पास जो डायबिटीज लेके आ रहे हैं, जो टाइप 1 तो वो तो जन्म से होती है जी। लेकिन वहाँ भी मैं उन केसेस को स्टडी करता हूँ, यही पाता हूँ कि ये लोग जिंदगी की मटीरियलिस्टिक दौड़ में ऐसे फंस गए हैं, इन बेचारों को पता ही नहीं लग रहा कि एक सुबह कब हुई, शाम हुई, जिंदगी को लीड कैसे करना है, राइट। तो डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है फॉल्टी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फैक्टर। हेरेडिटरी फैक्टर, बाकी और फैक्टर हो सकते हैं जी, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है। तो उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट था, और डायबिटीज का ट्रीटमेंट, कंट्रोलेबल डायबिटीज, तो उस वक्त भी तो इस तरह की कोई मेडिसिन आपके पास अवेलेबल होती हैं आयुर्वेदिक में? बिल्कुल होती है, मेरे पास भी, मेरे और कोलीग्स जो साथी हैं उनके पास भी होती होंगी, जिन्होंने इस आयुर्वेद को पढ़ा है। जब हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आता है, उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, तो उसके लिए निर्दिष्ट सिद्धांत है हमारे। तो अभी डॉक्टर साहब, न्यू जनरेशन जो अब आ रही है, इसका आयुर्वेदिक के प्रति क्या रुझान है? किस तरह से आपको लगता है कि ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, द न्यू जनरेशन? न्यू जनरेशन के बारे में लोगों के अब ये बात है कि अब लोगों ने नाम तो आयुर्वेद का सुना है, आयुर्वेद को जानते हैं भी, हाँ ये कोई हमारी इंडिजिनस सिस्टम ऑफ ऐसी मेडिसिन, हमारी ऐसी स्ट्रीम है, लोग जानते हैं। लेकिन एज सच फर्स्ट चॉइस के ऊपर पेशेंट हमारे पास कम आते हैं। वो एलोपैथी सिस्टम से होकर, घूमकर, या और किसी के रेफरल पर वो हमारे पास दिखाने आते हैं। इतना मैं जरूर कहता हूँ कि आजकल जो सबसे ज़्यादा कठिनाई हमको हुई है, वो हुई है क्लासिक आयुर्वेदा डिलीवर करने में। मुझे अपने बचपन की बात याद है, जब हम लोगों को कभी खांसी जुकाम ऐसा कुछ होता था, तो हमारी माता जी हमको बनफशा वाला ऐसा काढ़ा उबाल के दे देती थी और हम लोग ठीक हो जाते थे। आज अकेले एक कॉमन कोल्ड के लिए बाजार में 100 तरह की दवाई आ रही है, लोग ठीक नहीं हो रहे, राइट। तो न्यू जनरेशन इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इट। उसके साथ साथ मैं न्यू जनरेशन पेशेंट्स की नहीं, मैं न्यू जनरेशन ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी बात यहाँ करना चाहता हूँ। क्योंकि आप देखिए, पंजाब में मेन स्ट्रीम सिस्टम एलोपैथी है,
और हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ 8-10 की गिनती में हैं। हम ऑल्टरनेटिव सिस्टम में हैं। वी हैव 20 आयुर्वेदिक कॉलेजेस। ओके। इतनी लोगों की खपत है क्या? तो जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के ऊपर आयुर्वेद से पूर्ण रूप से समर्पित चिकित्सक कम निकल पाते हैं। राइट। ये न्यू जनरेशन ऑफ, हम पेशेंट्स की बात ना करें, न्यू जनरेशन ऑफ फिजिशियन की बात भी करें। राइट। तो आयुर्वेद को प्योरेस्ट फॉर्म में डील करने वाले डॉक्टर कॉलेज से कोई विरले ही निकलते हैं, एक क्लास में से 2-4 ही निकलते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों में इस चीज़ की बड़ी अवेयरनेस हो रही है कि हाँ, अगर हमने प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, वी शुड गो टू ए वैद्य, ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस प्योर इन आयुर्वेदा। अगर एलोपैथी लेना तो एलोपैथी वाले के पास जाओ, एक्सपर्ट के पास जाओ। वाई टू गो टू एनी पर्सन जो हो आयुर्वेदिक डॉक्टर लेकिन दे आपको अंग्रेजी दवाई रहा हो, उसके पास क्यों जाना? राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग द टाइम, एंड आई होप आपकी काफ़ी जो क्वेरीज थी जो आपने हमें लिख के भेजी थी, हमने डॉक्टर साहब से उसके बारे में बात की, काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपके पास अभी फर्दर क्वेरीज हैं तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप यू प्लीज़ राइट इट एंड वी विल रिक्वेस्ट टू द डॉक्टर, वो हमें उसका आंसर ज़रूर देंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द टाइम। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।